चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। माय नेम इज कीर्ति। तो आज हम मॉडल पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के साथ साथ जिनका निमांस में पेपर है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आज का जो मॉडल पेपर सेकंड होगा इसमें मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के मोस्टली क्वेश्चन है जो कवर किए जाएंगे। एंड इवन एक या दो टॉपिक रहेंगे जो गायनेकोलॉजी के, वो पूरे टॉपिक भी इस वीडियो में आपको कवर किए जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और जो भी लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस अपलोड होते हैं चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग क्लास को अटेंड कर सकें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस सब, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको चैनल पर क्लासेस ज्वाइन करवाई जाएं और उसका कुछ चार्ज लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ओनली जो पीडीएफ अभी रिसेंट में लाई गई हैं वो एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम के साथ साथ सीएचओ एंड स्टाफ नर्स जीएनसी पेपर की पीडीएफ हैं जो, तो वो उनका बस आपको पे आउट करना होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके के वीडियोस के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। यदि जो भी लोग पीडीएफ परचेस नहीं करना चाहते हैं, इनकेस आपको चाहिए कि आपको एम्स के प्रीवियस पेपर लेना है, तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक मिलेगी, तो वहाँ जाके पेपर को ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वीडियोस के लिए तो कोई भी चार्ज पे नहीं करना। अभी तक तो मैंने ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज से मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आपके यहाँ पर कुछ चार्जेबल जो वीडियोस के लिए है तो आप क्लास ज्वाइन करवाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए सेपरेटली अलग अलग क्लासेस या फिर बैच ले पाऊँ। तो वही आपका ये डाउट क्लियर करना था। और जिन भी लोगों को नॉर्सेट 2020 का और इंक्लूडिंग 2015 से लेके 2020 फरवरी तक जो एम्स के पेपर हुए हैं वो पेपर चाहिए हो, तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। वहाँ से आपको पूरे पेपर की डिटेल दे दी जाएगी कि आपको पूरे पेपर कब, कहाँ और कैसे मिलेंगे, पेमेंट कैसे करना है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट है 20 नवंबर 2021। फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए कि सर्वर डाउन हो जाए वेबसाइट का या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो। तो यहाँ पर हमने लास्ट सीरीज में एक क्वेश्चन दिया था, तो वो था ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द बीएमआर एक्सेप्ट। तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसके लिए जिसमें जो बीएमआर है सभी में बढ़ी हुई रहेगी, या फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे बट किसी एक को छोड़कर। तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर्ड बाय मैन एट रेस्ट। जब आप रेस्ट करते हैं उस टाइम पर आपकी बॉडी कितनी एनर्जी को क्या करती है, खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो वो क्या है, बीएमआर है। तो यहाँ पर जो फैक्टर बीएमआर को अफेक्ट करेंगे तो कम भी करते हैं कुछ, बढ़ाते भी हैं। तो इंक्रीजिंग वाले कौन कौन से होंगे, डिक्रीजिंग कौन से होंगे। तो जो इंक्रीज करेंगे आपकी बीएमआर को वो होंगे फीवर, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, इन्फेक्शियस डिसीज रहेंगी कुछ, जिसमें आपकी बॉडी का जो बीएमआर है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे लोग, ऐसे मेल्स जिनका हायर बीएमआर पहले से ही हो, वो भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहेंगे। या फिर जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, प्रेगनेंसी है, ऐसे केस में क्या होगा, बीएमआर हमेशा बढ़ी हुई रहेगी और ये फैक्टर्स बीएमआर को बढ़ाएंगे। बट फास्टिंग स्टेज में आप स्टारवेशन में हैं, सो रहे हैं, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की सिचुएशन में है, या फिर फीमेल है ब्लेजर बीएमआर। तो जो मेल और फीमेल में यदि कंपेयर करके पूछा जाता है तो हमेशा मेल्स का बीएमआर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल के। फीमेल का बीएमआर हमेशा कितना होता है, लेस होता है एज़ कम्पेयर टू मेल के। और कुछ बॉडी सरफेस एरिया के कारण या फिर आपकी बॉडी पतली है, थिन है, तब भी आपका बीएमआर कम ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, फास्टिंग। और यदि यही चीज़ आपको बीएमआई में पूछी जाती है, बॉडी मास इंडेक्स, तब आप आंसर करते हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आंसर अलग अलग टाइप से दिए हैं। तो यहाँ पर बीएमआर पूछते हैं तो फास्टिंग। आज के क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन फॉलोइंग विच बैक्टीरिया वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने अलग अलग बैक्टीरिया की खोज की है, डिस्कवरी की है, बट कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने नहीं की है। ऑप्शन में विब्रियो कोलेरा, बैसिलस एंथ्रासिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो रॉबर्ट कोच ने सभी चीज़ों की खोज की बट किसी एक को छोड़कर,
इवन रॉबर्ट कोच को अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है लेप्रोसी के लिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो टीबी के लिए। बैसिलस एंथ्रासिस एंथ्रैक्स के जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंथ्रासिस उसके लिए। विब्रियो कोलेरा किसके लिए है? तो ये कोलेरा के लिए। तो यहाँ पर आई होप आपके जो बैक्टीरिया दिए हुए हैं और इनसे होने वाली जो डिसीज़ है वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई हो। तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा की डिस्कवरी किसने की थी? हैंसन ने। तो यहाँ पर रॉबर्ट कोच ने की है विब्रियो कोलेरा की, बैसिलस एंथ्रासिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बट एम लेप्रा की खोज किसने की है? तो एम लेप्रा और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की खोज की है लेप्रा की हैंसन ने, गेरहार्ड हेनरिक एर्मिगर हैंसन, जो कि एक कौन थे? नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम लेप्रा की खोज की। और लेप्रोसी जो डिसीज़ होती है लेप्रा माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा, इस डिसीज़ को क्या कहा जाता है? हैंसन डिसीज़। और हैंसन डिसीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है हैंसन, इसीलिए इस डिसीज़ का नाम भी हैंसन पड़ा। एग्जाम में आता है कि हैंसन किस डिसीज़ का दूसरा नाम है? तो ये लेप्रोसी का। अब हम बात करेंगे कि जो हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिनल थ्योरी, इसकी खोज भी रॉबर्ट कोच ने की। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी भी दी है डिसीज़ की, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यदि हम बात करते हैं बेसिकली CHO एग्ज़ाम या फिर स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन से एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन तक सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम जो टर्म यहाँ पे यूज़ किए गए हैं विब्रियो कोलेरा, तो विब्रियो कोलेरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोलेरा के लिए। और कोलेरा में क्या देखने को मिलता है? राइस वाटर स्टूल। तो यहाँ पर मैं आपको वो टर्म भी बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि विब्रियो कोलेरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोलेरा के लिए। इसका जो मेन क्लिनिकल फीचर है वो क्या है? राइस वाटर स्टूल। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो क्या है? टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, जो प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट के तौर पर दी जाएगी एंटीबायोटिक। विब्रियो कोलेरा के जो इन्फेक्शन हो वो कोलेरा, उसके लिए क्या मेडिसिन दी जाएगी? टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। अब बात करते हैं बैसिलस एंथ्रासिस की। तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एंथ्रासिस नाम से भी हम इसको जानते हैं। फिर आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इससे तो आपके लिए एम ट्यूबरक्लोसिस से आपके लिए जो इनके टेस्ट होते हैं ट्यूबरक्लिन टेस्ट, इसमें जो PPD इंसर्ट की जाती है वो किस रूट से होती है, कितनी होती है, सही टेस्ट कब आता है, मैं आपको पॉइंट बताते जा रही हूँ जिससे आपके लिए एग्जाम में पढ़ने में इजी रहे। क्योंकि एम्स ने साफ साफ कहा है कि जो भी चीज़ें आपने अपनी BSc GNM एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पढ़ी हो उनमें से आपको कहीं से कुछ भी दे दिया जाएगा। तो इसीलिए कुछ पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर टॉपिक भी बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ट्यूबरक्लोसिस में एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली कौन सी मेडिसिन रेड यूरिन कलर शो करेगी या फिर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करने का काम कौन करेगा? तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट कोच ने हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिनल थ्योरी की डिस्कवरी की, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया की खोज की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बैक्टीरिया की खोज की, एंथ्रासिस की खोज की। अब हम बात करेंगे इन्होंने खोज और जो डिस्कवरी है कब की। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की एंथ्रैक्स साइकिल डिसीज साइकिल की 1876 में, ट्यूबरक्लोसिस के लिए 1882 में और 1883 में कोलेरा। और इनके लिए ट्यूबरक्लोसिस की डिस्कवरी के लिए इनके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। आप याद रखें कि रॉबर्ट कोच के लिए किस डिसीज़ की खोज करने के तौर पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो मिला था उनको ट्यूबरक्लोसिस के लिए 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टेरोसाइट पर डे इज। तो जो प्रोजेस्टेरोसाइट है ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो प्रोजेस्टेरोसाइट में कितना है जो अमाउंट डेली पर डे कितना हार्मोन है जो रिलीज होगा? जो प्रोजेस्टिन इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक तरीके की प्रोजेस्टेरोसाइट, तो इससे पर डे कितना हार्मोन रिलीज होगा? ऑप्शन में 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट पूछें प्रोजेस्टेरोसाइट, आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोसाइट जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है क्या? तो ये प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, IUD है।
और इसमें जो डेली हार्मोन का रिलीज होता है पर डे कितना होता है 65 म्यूजी। यहाँ पर ये देखिए इमेज दी हुई है प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस, जिसको मेरेना के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मेरेना क्या है, एक प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस, जो कि प्रोजेस्टासाइट नाम से भी मिलती है, बट इसका दूसरा नाम क्या है, मेरेना। तो ये जो प्रोजेस्टासाइट है कॉमनली इसमें 30 mg ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा। टोटल जो IUCD यहाँ पे बताई गई है, जो इमेज है, इसमें टोटल कितना है 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, बट डेली कितना हार्मोन रिलीज किया जाएगा 65 mg। और ये क्या करेगा, इट एक्ट्स बाय फॉर्मिंग अ थिक प्लग ऑफ म्यूकस एट द सर्वाइकल ओस विच प्रिवेंट्स पेनिट्रेशन बाय द स्पर्म। तो जो सर्वाइकल ओस है वहाँ पर एक थिक म्यूकस प्लग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जिससे स्पर्म है पेनिट्रेशन ना कर पाए। तो यहाँ पे आपको इस इमेज को लेके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर रखना है। प्रोजेस्टासाइट क्या है, इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस है, प्रोजेस्टिन नाम से जो मेरेना नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। इसमें टोटल 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन होता है, जिसमें 65 म्यूजी प्रोजेस्ट्रॉन डेली रिलीज किया जाता है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, तो ये सर्वाइकल ओस के यहाँ एक थिक प्लग म्यूकस का फॉर्मेशन करेगी, जिसके कारण स्पर्म क्या कर पाएंगे, पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इमेज याद रखें कितना इसमें प्रोजेस्ट्रॉन है, तो वो 38 mg, कितना डेली रिलीज होगा तो 65 म्यूजी पर डे रिलीज होगा। मार्केट में मेरेना के नाम से या फिर प्रोजेस्टासाइट के नाम से अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर जर्म सेल ट्यूमर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जर्म सेल ट्यूमर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मीजोनेफ्रिक ट्यूमर्स, टेराटोमा, डिसजर्नियोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर्स यहाँ पर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। जर्म सेल ट्यूमर होते हैं जनरली एपिथेलियल टिश्यूज में होते हैं। तो यहाँ पर जो जर्म सेल ट्यूमर है, जर्म सेल ट्यूमर में आपके लिए बताना है कि सभी हैं किसी एक को छोड़कर। जर्म सेल ट्यूमर इनमें सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो जो नहीं है वो क्या है, मेसोनेफ्रॉइड ट्यूमर। यहाँ पर ये देखिए, सॉरी, जो जर्म सेल ट्यूमर है इसमें रहेंगे टेराटोमा, डिसजर्नियोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, जो एंडोडर्मल टिश्यूज हैं वो इंक्लूड रहेंगे यहाँ पर। मीजोनेफ्रॉइड ट्यूमर रहेगा जो कि एक एपिथेलियल ट्यूमर रहेगा, जिसको क्लियर सेल कार्सिनोमा के नाम से भी जाना जाता है। और एक नॉन ट्यूमर है किसके लिए, ओवरी के लिए, जो कि हाईली मैलिग्नेंट है। आप याद रखें कि जो एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टिश्यूज़ के, ये ज़्यादा मैलिग्नेंसी मतलब कि बहुत ज़्यादा तरीके से फैलेंगे। तो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाले ट्यूमर्स हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाले ट्यूमर हैं पॉलीमेम्ब्रियोना, कोरियोकार्सिनोमा एंड मिक्स्ड फॉर्म्स। तो यहाँ पर आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉस्कोविट्ज रिपेयर इज डन फॉर। तो जो मॉस्कोविट्ज रिपेयर है ये किसके लिए किया जाएगा। ऑप्शन में वॉल्ट प्रोलैप्स, एंटेरोसील, क्रोनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, एडिनोमायोसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मॉस्कोविट्ज, तो जो मॉस्कोविट्ज प्रोसीजर है ये किसके लिए किया जाएगा। तो जो मॉस्कोविट्ज प्रोसीजर है ये कुछ यहाँ पर किसके लिए किए जाते हैं, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उनको फिक्स करने के लिए, जो टिश्यू स्पेशली यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मॉस्कोविट्ज रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो वो एंटेरोसील। एंटेरोसील को रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, मॉस्कोविट्ज प्रोसीजर किया जाता है। और एंटेरोसील क्या है, स्मॉल बाउल प्रोलैप्स, जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी, स्मॉल बाउल रहेगी, वो प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जिसके साथ साथ पेल्विक ऑर्गन, अदर पेल्विक ऑर्गन भी प्रोलैप्स हो सकते हैं। तो इंटेस्टाइन प्रोलैप्स और ड्रॉप्स कॉजिंग अ बल्ज इन द वेजाइना। तो एंटेरोसील का मतलब है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल बाउल है क्या होगी, प्रोलैप्स हो जाएगी, कहाँ पर, वेजाइना में बल्ज हो जाएगी। और जनरली जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया है, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मॉस्कोविट्ज रिपेयर में क्या किया जाता है कि फिक्सिंग की जाती है एंड सूचरिंग की जाती है कनेक्टिव टिश्यू के लिए, जो कि नॉर्मली यूट्रस और वेजाइना के यहाँ सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मॉस्कोविट्ज प्रोसीजर का यही फॉर्मूला है। और यहाँ पर अदर इफेक्ट दिए हुए, प्रोलैप्स के टाइप दिए हुए हैं,
तो नॉर्मल एनाटॉमी एक इमेज में दिख रही है। आपको ज़रूरी नहीं कि एंटेरोसील पूछे, रेक्टोसील पूछे, आपको हो सकता है इमेज दे दी जाए और पूछा जाए कि है क्या। तो यहाँ पर एंटेरोसील जो हमने अभी पढ़ा, जिसके लिए मॉस्कोविट्ज़ रिपेयरिंग की जाएगी, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा मॉस्कोविट्ज़ प्रोसीजर में कि यूट्रस को वेजाइना के यहाँ टॉप ऑफ में कुछ सपोर्ट किया जाएगा, सूचरिंग की जाएगी, जिससे जो स्मॉल इंटेस्टाइन वेजाइना में बल्ज हुई है इसको स्टॉप किया जा सके। रेक्टोसील में क्या होगा, रेक्टम है जो वेजाइना के यहाँ पर क्या होगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, इसके अपोजिट। तो यहाँ पर क्या होगी सिचुएशन, रेक्टोसील। ब्लैडर प्रोलैप्स होगा यदि वेजाइना में, तब होगा सिस्टोसील। याद रखें आप, वूम्ब यूट्राइन प्रोलैप्स मतलब कि पूरी यूट्रस ही बाहर आ जाती है तो उसको कहेंगे हम यूट्राइन प्रोलैप्स। रेक्टोसील में रेक्टम आएगा बाहर की तरफ, एंटेरोसील में वेजाइना में स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोलैप्स होगी, और जो साइटोसील है यहाँ पर ब्लैडर प्रोलैप्स होगा। ये छोटे छोटे टर्म है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। एंटेरोसील को रिपेयर करने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाएगा, मॉस्कोविट्ज़ प्रोसीजर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज। तो ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है, ऑप्शन में 10 लूनार मंथ्स, 280 डेज, 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कि कंसीव करने से लेके बेबी डिलीवर होने तक का जो ड्यूरेशन माना जाता है, तो वो कितना होगा, तो वो होता है 280 दिन भी होगा, 280 डेज भी होगा, 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज भी होगा, 10 लूनार मंथ्स भी होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। आगे के क्वेश्चंस में हमें भी देखेंगे कि जो ईडीटी कैसे निकालेंगे, जीटीपीएल फार्मूला क्या होगा, एग्जाम में आपके आता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है कि 280 दिन भी होंगे, 10 लूनार मंथ भी होगा, 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज भी होंगे। अब बात करेंगे हम जीटीपीएल स्कोरिंग की। ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बट जब बात नॉर्सेट एम्स की या निमांस की होती है, निमांस में तो कम चांसेस के आने के, बट नॉर्सेट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जीटीपीएल स्कोरिंग में क्या होगा, आपको कहा जाएगा कि कोई फीमेल 1 टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ग्रेविड है, पहले उसकी टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है, एक बेबी डिलीवर हुआ है तो फुल टर्म हुआ, दूसरी प्रेगनेंसी उसकी 20 वीक्स की रही है और उसके बाद डिलीवर हुआ है, फिर 36 वीक की रही है, फिर वो कहे कि 1 टाइम अबॉर्शन भी हुआ है तो वो अबॉर्शन में आएगा, और कहे कि मेरे अभी रिसेंटली 2 बच्चे हैं और वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट हुई है, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, लिविंग सिचुएशन में हैं, तो वो किस में आएंगे, लिविंग में। तो यहाँ पर जीटीपीएल स्कोरिंग का ही मतलब है। तो जी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ वुमन हैव बीन प्रेग्नेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम। दैट मीन्स कि कितने बार प्रेग्नेंट हुई है वो वुमेन, ये जरूरी नहीं कि उसकी प्रेगनेंसी वायबिलिटी स्टेज तक पहुंची है, नहीं। पैराइटी में होगा कि वायबिलिटी स्टेज तक पहुंची प्रेगनेंसी, तब पैराइटी कहेंगे, बट ग्रेविड पूछते हैं तो वो क्या होगा, ग्रेविड में क्या होगा कि कितने बार प्रेग्नेंट हुई है वो महिला। फिर आता है टी रिप्रेजेंट द टर्म, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज डिलीवर्ड एट 37 वीक्स एंड 0 डे ऑफ जेस्टेशन एंड बियॉन्ड। दैट मीन्स ऐसी प्रेगनेंसी जो उसकी 37 वीक कंप्लीट करने के बाद है, जो बेबी डिलीवर हुए हों, या फिर 37 वीक कंप्लीट हो गए हों उसके बाद डिलीवरी होती हो, तो वो किस में आएंगे, टर्म प्रेगनेंसी में। और जब डिलीवरी है जो बिफोर 37 वीक्स के पहले हो जाती हैं जेस्टेशनल पीरियड के, तब वो डिलीवरी क्या कहलाती हैं, प्री टर्म डिलीवरी। तो यहाँ पर नेक्स्ट है पी रिप्रेजेंट द प्री टर्म। द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज बियॉन्ड the number of pregnancy delivered from 20 weeks 0 day gestation through 36 weeks 6 days gestation। that means प्री टर्म का मतलब वही है कि जो प्रेगनेंसी लेस देन 36 वीक के पहले 37 वीक के पहले डिलीवर हो गई हो बेबीज, या फिर 20 वीक्स से लेके 36 वीक एंड 6 डेज तक का जो जेस्टेशनल पीरियड हो, तो प्रेगनेंसी किस में आएंगे, प्री टर्म में। अबॉर्शन का मतलब है मिसकैरेज। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी एंडिंग बिफोर 20 वीक एंड 0 डे जेस्टेशनल पीरियड, ऐसी प्रेगनेंसी जो क्या हो गई हो 20 वीक कंप्लीट करने के पहले ही क्या हो गई हो, टर्मिनेट हो गई हो, अबॉर्ट हो गई हो, तो वो किस में आएंगे, अबॉर्शन में। एल रिप्रेजेंट द लिविंग चिल्ड्रन, एट प्रेजेंट में कितने बच्चे लिविंग हैं, जिंदा हैं, तो किस में आएंगे, लिविंग में। तो यहाँ पर जीटीपीएल स्कोरिंग का मतलब यही है। यदि आपसे कहा जाता है कि कोई भी फीमेल 4 टाइम्स प्रेग्नेंट है, तो जी क्या आएगा, 4, उसके बच्चे ऑलरेडी
हैं, 2 बच्चे हैं यदि मान लीजिए और वो अभी भी प्रेग्नेंट है तो G4T2। प्री टर्म कोई बच्चा हुआ है तो उसके लिए P1 या नहीं हुआ तो उसके लिए 0। यदि कोई भी अबॉर्शन हुआ है तो जितने भी नंबर ऑफ अबॉर्शन हुए वो लिख सकते हैं और नहीं है तो 0। कोई बच्चा है या नहीं तो उसके लिए आपको यहाँ पर नंबरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज Nagel's formula is used for calculation of estimated date of delivery in pregnancy. What is the correct formula of EDD calculation? तो जो Nagel's formula यूज़ किया जाता है estimated date of delivery को कैलकुलेट करने के लिए, तो जो EDD का फॉर्मूला है वो सही कौन सा है? ऑप्शन में है add 7 days to the first day of your LMP and subtract 3 months. सेकेंड ऑप्शन है add 3 days to the first day of your LMP and subtract 2 months. Add 7 days to the first day of your LMP. LMP का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन and subtract 9 month. Add 1 day to the first day of your LMP and subtract 8 month. तो यहाँ पर नेगल्स फार्मूला जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका जो फर्स्ट डे रहा है LMP का उसमें क्या किए जाते हैं 7 दिन और ऐड किए जाएंगे और उसमें से 9 मंथ क्या किए जाएंगे सब्सट्रैक्ट मतलब कि माइनस किए जाएंगे तो EDD कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस इमेज के थ्रू इजीली समझ में आएगा। एड 7 days टू द फर्स्ट डे ऑफ LMP एंड सब्सट्रैक्ट द 3 मंथ। आप ऐसा करके अपनी नोटबुक में देख सकते हैं कि जो LMP रहा है उसमें 7 दिन ऐड करना है और उसमें से 3 मंथ हैं जो हमें माइनस कर देना है। यदि आपका LMP फर्स्ट डे ऑफ LMP वॉज November 1 तो यदि 1 नवंबर 2020 रहा है यदि आपका LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन तो EDD कितनी आएगी अगस्त 8 फॉलोइंग ईयर जो अपकमिंग ईयर होगा उसमें आपकी EDD रहेगी 2020 से 2021 में। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, आपको एग्जाम में आ सकते हैं यदि आपको इस तरीके से डाउट होता है तो। नेक्स्ट इज रोल ओवर टेस्ट इन प्रेगनेंसी परफॉर्म्ड फॉर डेवलपिंग ऑफ विच ऑफ द कंडीशन इन मदर। रोल ओवर टेस्ट है जो मदर में प्रेगनेंसी में कौन सी सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन में डायबिटिक मेलिटस, एक्लेम्सिया, यूट्राइन प्रोलैप्स, प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो जो रोल ओवर टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा प्रेगनेंसी में किस कंडीशन के लिए किया जाएगा कि मदर में कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है। प्लेसेंटल एब्रप्शन तो नहीं हो रहा है, यूट्राइन प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है, एक्लेम्सिया तो नहीं हो रहा है या फिर DM तो नहीं हो रहा। रोल ओवर टेस्ट किया जाता है एक्लेम्सिया को फाइंड आउट करने के लिए कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो रहा है। रोल ओवर टेस्ट इज अ सिंपल इजीली अवेलेबल क्लिनिकल टेस्ट यूजिंग द स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से इस टेस्ट को प्रिडिक्टेबल टेस्ट हम कहेंगे। इस प्योर एक्यूरेसी नहीं बताएगा बट फिर भी इससे फाइंड आउट किया जाएगा कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन स्टार्ट तो नहीं हुआ है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से। जनरली जो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया होता है 20 वीक की प्रेगनेंसी से होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से पता किया जाता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया की सिचुएशन तो नहीं हुई है। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है रोल ओवर टेस्ट। यहाँ पर मैं आपको कई बार एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया बता चुकी हूँ तो आज एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को लेकर 4-5 क्वेश्चन और आपके क्लियर कर दिए जाते हैं कि एक्लेम्सिया में डायस्टोलिक BP बढ़ेगा कि सिस्टोलिक। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब प्री एक्लेम्सिया मोर देन 90 to 109 तक पहुँच जाए, साथ में प्रोटीन यूरिया रहे, आपको हाई BP रहे एंड साथ ही साथ आपके लिए एडिमा भी रहे, तब क्या होगा प्री एक्लेम्सिया। बट जब इसी प्री एक्लेम्सिया के साथ में आपको क्या हो जाए कुछ डेंजर साइन भी देखने को मिले जैसे कि हेडेक, ब्लड विजन हो जाए या फिर अपर एब्डोमिनल पेन हो, तब एक इसमें आएंगे सीवियर प्री एक्लेम्सिया में। अब एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया से किस तरीके से डिफरेंट होगा तो जो साइन प्री एक्लेम्सिया में है वो एक्लेम्सिया में भी होंगे। BP हाई होगा, प्रोटीन यूरिया होगा एंड एडिमा भी होगा। बट एक्लेम्सिया में क्या होगा आपके लिए कन्वल्जन्स और फिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि प्री एक्लेम्सिया में कभी भी नहीं आते हैं। प्री एक्लेम्सिया ही आगे जाके एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में प्रॉब्लम जनरली।
इनको पहले से बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं, जिनको एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की सिचुएशन होती है कि मदर को क्या है प्री एक्लेम्सिया के से एक्लेम्सिया की कंडीशन में ना पहुंच पाए, उसके लिए पूरे तरीके से मैनेज किया जाता है। अब बात आती है कि एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन कौन सी देंगे। तो प्री एक्लेम्सिया में तो जो ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं वो दी जाएंगी, बट यदि एक्लेम्सिया के लिए पूछा जाता है तब देंगे हम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 टू प्रिवेंट द एक्लेम्प्टिक फिट्स, क्योंकि एक्लेम्सिया के पेशेंट में क्या आ सकता है, एक्लेम्सिक फिट्स और कन्वर्जन और सीजर्स आ सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दे दिया जाता है, MgSO4। तो ये MgSO4 दे दिया। इन केस मैग्नीशियम सल्फेट की ओवर टॉक्सिटी हो जाती है, ओवरडोज हो जाता है क्लेम्प्टिक सीजर्स को प्रिवेंट करने के चक्कर में, तब हमें उस MgSO4 का जो ओवरडोज हुआ उसको कम करना है। तो उसको कम करने के लिए क्या दिया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि IV रूट से देंगे। ये चीज़ याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आप यदि किसी पर्सन की स्पेशली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव पर्सन की केयर कर रहे हैं, तो यदि आप जो ट्रे रहेगी उसमें कौन कौन सी मेडिसिन होंगी, तो 2 मेडिसिन तो होनी ही चाहिए, MgSO4 ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एंड MgSO4 के साथ साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, एंटीडोट रहेगा किसके लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, जो MgSO4 की टॉक्सिटी को कम करेगा। अब मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी को लेके एक छोटा सा मेनोमिक्स है जो आप याद रखें, बर्ब। बर्ब का मतलब है कि बीपी कम होते जाएगा धीरे धीरे। यदि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिटी होती है तो क्या होगा, हमने एक्लेम्प्टिक सीजर्स को कम करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया। यदि यही मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो गया, ओवरडोज हो गया, तो बहुत ज़्यादा बीपी को क्या कर देगा, कम कर देगा, डिक्रीज करेगा। यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट कम होगी और साथ ही साथ पेटलर रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे। तो क्या हो गए, बर्फ मिनोमिक्स है जो आपको याद रखना है। और MgSO4 की टॉक्सिटी को फिर कैसे ट्रीट किया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देके। नेक्स्ट इज ऑल आर दी स्टेज ऑफ एक्लेम्प्टिक कन्वल्जन्स एक्सेप्ट। तो हमने अभी पढ़ा कि एक्लेम्प्टिक और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या होगा, तो एक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स आते हैं तो इसकी स्टेज होती हैं, टोटल 4 स्टेज होती हैं। तो वो सभी किसी एक को छोड़कर ऑप्शन में है प्री मॉनिटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लॉनिक स्टेज या फिर प्री मॉर्बिड स्टेज। तो एक्लेम्प्टिक कन्वल्जन्स की 4 स्टेज होती हैं, प्री मॉनिटरी, टॉनिक, क्लॉनिक एंड कॉमा स्टेज। लास्ट में पेशेंट कॉमा में चला जाएगा, ना कि प्री मॉर्बिड कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, प्री मॉर्बिड स्टेज। यहाँ पर अब ये देखिए 2 छोटी इमेज हैं जिससे आपको इजीली समझाया जा सके कि इनमें होगा क्या। तो एक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स आएंगे तो उन कन्वल्जन्स की 4 स्टेज होंगी। एक्लेम्प्टिक फिट्स की टोटल 4 स्टेज रहेंगी, प्री मॉनिटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लॉनिक स्टेज एंड फाइनल स्टेज इज कॉमा स्टेज। तो यहाँ पर जो प्री मॉनिटरी स्टेज होगी इसमें पेशेंट क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेज रहेगी एक्लेम्प्टिक फिट्स की, कि यहाँ पर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स फेस, टंग्स एंड लिम्स। जो लिम्स है, फेस है, टंग्स की मसल्स में क्या होगी, ट्विस्टिंग होगी, आईबॉल्स टर्न्ड हो जाएंगी। और ये स्टेज एटलीस्ट कितने टाइम के लिए रहेगी, 30 सेकेंड के लिए। तो स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो ज़रूर याद रखें, प्री मॉनिटरी 30 सेकेंड की है, टॉनिक स्टेज 30 सेकेंड की है, क्लॉनिक 1 से 4 मिनट की रहेगी। तो यहाँ पर ड्यूरेशन आप ज़रूर याद रखें, आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो सेकंड आती है टॉनिक स्टेज, फर्स्ट इज प्री मॉनिटरी, सेकंड टॉनिक रहेगी। इसमें जो साइन प्री मॉनिटरी स्टेज में रहे वही आगे की तरफ बढ़ेंगे और लिम्स फ्लेक्स्ड हो जाएंगे, हाथ क्या होंगे, क्लेंच्ड हो जाएंगे, जीभ आपकी प्रोट्रूड्यूस हो जाएगी दांतों के बीच में, रेस्पिरेटरी सजेशन होगा, साइनोसिस होगा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। फिर आती है क्लॉनिक स्टेज, तो ये 1 से 4 मिनट तक के लिए रहेगी। इसमें साइनोसिस धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और फाइनल स्टेज होगी कॉमा, इसमें पेशेंट कॉमा में भी जा सकता है, या तो पेशेंट इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कॉमा में जा सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में कॉमा से बाहर भी आ सकता है। तो टोटल 4 स्टेज होती हैं, प्री मॉनिटरी, टॉनिक, क्लॉनिक एंड स्टेज ऑफ कोमा। नेक्स्ट इज
ड्यूरिंग RH इनकम्पेटिबिलिटी कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? ऑप्शन में है पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर, डार्क ब्राउन कलर या फिर ग्रीनिश येलो कलर। तो जो RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है यदि मदर को, तो वैसे केस में जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? जनरली एमनियोटिक फ्लूइड है जो क्लियर कलर का होता है, बट यहाँ पर यदि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी चेंज हो जाता है। यदि मदर में क्या हो, RH इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन हो, तो क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर का होगा। अब बात करते हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में देखने को मिलेंगी। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है? ग्रीन है, दैट मीन्स मेकोनियम स्टैंड क्या है? प्रेजेंट है। मेकोनियम जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन भी बन सकती है। चीज़ आपको याद रखना है, यदि मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन रहेगा, तो उस टाइम पर बेबी के लिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने की सिचुएशन ज़्यादा बन सकती है। दूसरा आता है गोल्डन कलर। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है? गोल्डन है, दैट मीन्स RH इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट रहेगी। ग्रीनिश येलो है तो पोस्ट मैच्योरिटी। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यदि ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीन में तो मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है, ग्रीनिश येलो है, दैट मीन्स पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक्स के बाद डिलीवर हुआ है। फिर आता है डार्क रेड कलर। यदि डार्क रेड कलर है, दैट मीन्स एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ है, इंटरनल हेमरेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है। और डार्क ब्राउन और टोबैको कलर का यदि एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो इंट्रा यूट्राइन डेथ, बेबी की यूट्रस में ही, वूम में ही डेथ हो गई है। तो यहाँ पर कुछ एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटीज़ थी जो कि एग्जाम में आपको आ सकते हैं, स्पेशली कलर एबनॉर्मलिटीज़। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है, छोटी से छोटी चीज़, ये आपके बेसिक भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। नेक्स्ट इज the sebaceous gland which remain non-dominate in non-pregnant stage become hypertrophied during pregnancy is known as। तो यहाँ पर एक जो सेबेसियस ग्लैंड है वो क्या रहेगी? नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में कैसी रहेगी? नॉर्मल वे में रहेगी, बट प्रेगनेंसी में इसकी जो सेल्स हैं यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। जब हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो हाइपरट्रॉफी में क्या होगा? हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया हमने दो टर्म पढ़े हैं यहाँ पर। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होगा कि जब सेल्स हैं, ऑर्गन है, साइज में बढ़ने लगेंगे। तो हाइपरप्लासिया में तो क्या होगी? नंबर बढ़ेंगे, बट हाइपरट्रॉफी, यदि हाइपरट्रॉफी सेल्स देखने को मिलती हैं, दैट मीन सेल्स की साइज और टिश्यू में क्या हो रही है? बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। तो यदि यही सिचुएशन सेबेसियस ग्लैंड के साथ हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो ये कौन सी कंडीशन क्रिएट करेगी? ऑप्शन में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्सिलरी टेल, सेकेंडरी कोलाज्मा एंड मोंटोगमरी ट्यूबरकुल। तो ये सेबेसियस ग्लैंड कहाँ पर रहेंगी? ये रहेंगी ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो सेम है कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नॉर्मल रहेंगी, नॉन डोमिनेंट रहेंगी, बट प्रेगनेंसी में यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इन सेल्स में। जब हाइपरट्रॉफी होगी सेबेसियस ग्लैंड के यहाँ पर, तो सेल्स और टिश्यू की साइज बढ़ेगी। तो ये किस में देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे प्रेगनेंसी में। और इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? मोंटेगमरी ट्यूबरकल्स। क्या कहा जाएगा? मोंटेगमरी ट्यूबरकल्स, जो कि नॉन पिगमेंट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा 12 to 20 वीक्स में, 12 to 20 नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर इमेज भी दी हुई है। और जो एरियोला है सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से इनलार्ज होने लगेगा। लैक्टेनिफेरस डक्ट देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर आता है कोलाज्मा। कोलाज्मा जिसको क्या कहा जाता है? बटरफ्लाई टाइप से फेस हो जाएगा आपका, और इसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है, जिसमें आपके फोरहेड, चीक्स, नोज के यहाँ पर कुछ मार्क्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम प्रेगनेंसी फेस मास्क भी कहते हैं। तो क्या है? कोलाज्मा और मेलाज्मा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और टर्म है जो एग्जाम में आते हैं कई बार। स्टीरिया ग्रेविडेरम, जो स्ट्रेच मार्क देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, तो क्या है? स्टीरिया ग्रेविडेरम। और क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि स्ट्रेच मार्क है प्रेगनेंसी में, तो ये क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस टाइप से बनेगा, द स्लाइट डिप्रेस्ड मार्क्स प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एब्डोमिनल वॉल बिलो द अम्बलाइकस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर अम्बलाइकस के नीचे कुछ डिप्रेस्ड मार्क्स देखने को मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाते हैं स्टीरिया ग्रेविडेरम और प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स।
नेक्स्ट लाइना नियाग्रा, यहाँ पर ये आपको टर्म इसलिए क्लियर किए गए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मोंटेगनी ट्यूबरकुलस सेबेसियस ग्लैंड में हाइपरट्रॉफी के कारण देखने को मिलेंगे। स्टीरिया ग्रेविडेरम बिलो द अम्बलाइकस, एब्डोमिनल वॉल पर स्ट्रेच मार्क होंगे तो वो कहलाएंगे। लाइना नियाग्रा जो ब्लैक लाइन देखने को मिलती है वो कहलाती है, जिसके लिए हाइपर पिगमेंटेशन के कारण प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगी। तो यह क्या है, लाइना नियाग्रा और ब्लैक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइड एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर आपको ऐसी प्रोसेस बताना है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी जिसमें प्लेसेंटल का जो सरफेस एरिया है वो कम होगा और प्लेसेंटा को सेपरेट होने में हेल्प मिलेगी। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो वहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा लेबर का, जिसमें प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा और प्लेसेंटल साइड पर क्या होगी, कुछ जगह बचेगी, रिड्यूस सरफेस एरिया होगा। ऑप्शन में यूट्राइन डायलिटेशन, रिट्रैक्शन, इफास्टमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो प्रोसेस होगी जिसमें प्लेसेंटल साइज का जो सरफेस एरिया है कम होगा और प्लेसेंटा को बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी, वो होगा यहाँ पर रिट्रैक्शन। क्या होगा, रिट्रैक्शन। जो हमने 4 स्टेज पढ़ी है प्रेगनेंसी की, यहाँ पर वो भी शॉर्ट टर्म में हम देख लेते हैं। तो 4 स्टेज होती है प्रेगनेंसी लेबर की 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज होती है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज, जिसमें सर्विक्स 0 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। सेकंड स्टेज आती है सर्वाइकल डायलिटेशन से लेके बेबी के एक्सपेल आउट होने तक की स्टेज। दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन यदि इस तरीके से आ सकते हैं कि बेबी एक्सपेल्ड आउट हुआ है तो किस स्टेज में होगा, तो होगा सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स फुली कितनी डायलेट हो सकती है, मैक्सिमम कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सर्विक्स फुली डायलेट हुई है तो फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा तो इसको ऐसे कहा जाएगा कि कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बेबी, मतलब कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है, उसके बाद बेबी एक्सपेल्ड आउट हुआ है तो सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज होगी बेबी एक्सपेल्ड आउट टू प्लेसेंटल एक्सपल्सन, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा। फोर्थ स्टेज होगी ऑब्जर्वेशनल स्टेज, जिसमें बेबी और मदर दोनों को ऑब्जर्व किया जाएगा, स्पेशली मदर को ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई पीपीएच के सिचुएशन, यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर प्लेसेंटल सरफेस एरिया को कम करने के लिए जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, रिट्रैक्शन। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन व्हेन प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम सेंटर इज नोन एज। तो कुछ मेथड्स अपनाई जाती हैं प्लेसेंटा को सेपरेट करने के लिए। तो प्लेसेंटा 2 तरीके से सेपरेट हो गया, तो सेंट्रल वे से या फिर पेरिफेरल रीजन से। तो यदि प्लेसेंटा सेपरेट होता है सेंट्रल रीजन से, तब इसके लिए कौन सी मेथड का नाम दिया जाएगा या फिर कौन सी मेथड कहलाएगी। ऑप्शन में डनकन मेथड, स्लेड्ज मेथड, नेगल्स रूल या फिर जॉन्स मेथड। तो यहाँ पर जो मेथड है वो कौन सी है, तो नेगल्स रूल तो हम ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर डनकन और स्लेड्ज मेथड जो प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए यूज़ की जाने वाली मेथड, बट यहाँ पर पूछा सेंटर वे से। सेंटर वे से जो यूज़ होती है वो क्या, स्लेड्ज मेथड। यहाँ पर ये देखिए आप 2 इमेज दी हुई हैं। तो प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो रहा है सेंटर पार्ट से, तो क्या है, स्लेड्ज मेथड। यदि ये पेरिफेरल वे से होता, सेपरेट होता प्लेसेंटा कहाँ से, पेरिफेरल रीजन से, तब होती है मैथ्यू डनकन मेथड। तो दोनों मेथड किसके लिए यूज़ होती हैं, प्लेसेंटा को सेपरेट करने के लिए, एक्सपेल्ड आउट करने के लिए। अब प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन एग्जाम में कई बार आए हैं, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन रखा जाता है यहाँ पर। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन कौन कौन से होते हैं, लेंथनिंग ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड आउटसाइड, यूट्रस बिकम फर्म एंड ग्लोबुलर जो कि डिसेंड रहेगी, यूट्रस राइज इन द एब्डोमेन इन गस ऑफ द ब्लड। तो ये सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए साइन है, याद रखें। लेंथिंग ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड आउटसाइड, यूट्रस बिकम्स फर्म एंड ग्लोबुलर, यूट्रस राइज इन द एब्डोमेन एंड गस ऑफ द ब्लड, और ब्लडी सो है जो देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इन इमेज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर इमेज में एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन में है कर्व्ड मायोसीजर्स, स्ट्रेट मायोसीजर्स, एलिस फॉरसेप्स या फिर आर्टरी फॉरसेप्स।
तो जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, कर्व्ड मायो सीजर्स। क्या है, कर्व्ड मायो सीजर्स। यहाँ पर देखिए दो टाइप की सीजर्स दी हुई हैं, कर्व्ड और स्ट्रेट मायो सीजर्स। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, वीडियो बेस्ड और इमेज बेस्ड मिक्सड करके। तो मायो सीजर्स और जो स्ट्रेट मायो सीजर्स है, इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, सूचरिंग के लिए, टिश्यूज़ को कट करने के लिए। जो टिश्यू कैसे थिकर टिश्यू है उनको कट करने के लिए इनका जो कर्व मायो सीजर है यूजफुल रहेगी सर्जिकल साइट पर। तो यहाँ पर इन दोनों का यूज़ किसके लिए किया जाएगा, सूचरिंग के लिए या फिर टिश्यू को कट करने के लिए। नेक्स्ट एलिस फोर्सेप्स, यहाँ पर इमेज दी हुई है, भी एग्जाम में आपको आ सकती हैं। नेक्स्ट इज सेफ स्ट्रेटेजी इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रोकोमा, सेफ कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। तो SAFE सेफ स्ट्रेटेजी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने दी थी WHO में, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रोकोमा को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। तो सेफ में SAFE में सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, कंपोनेंट है इसके, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सर्जरी, एनुअल आई चेकअप, फेशियल क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो सेफ स्ट्रेटजी के कंपोनेंट क्या हैं, सर्जरी होगी यहाँ पर, ये देखिए एंटीबायोटिक्स होगा, फेशियल क्लीनलीनेस होगी और इन्वायरमेंटल हाइजीन होगी, बट एनुअल आई चेकअप इसका पार्ट नहीं है। सेफ स्ट्रेटजी में क्या है, ट्रोकोमा को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी फॉर एडवांस डिसीज, एंटीबायोटिक टू क्लियर सी ट्रोकोमेटस इन्फेक्शन, फेशियल क्लीनलीनेस एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन है जो मेंटेन की जाएगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐड कर दिए गए हैं ताकि आप गायनिक पढ़ के बोर ना हो। तो कौन सी वैक्सीन है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाएगी, ऑप्शन में MMR, DPT, रोटावायरस या फिर हेपेटाइटिस B वैक्सीन। तो जो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाएंगी वो होती है BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है, किसके लिए, हेमरेज और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर जो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगी हेपेटाइटिस B, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, OPV दी जाती है एंड BCG दी जाती है, तीनों वैक्सीन दी जाती हैं और विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। पहले हमने पढ़ा कि जो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ देते हैं, अब है कि जो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं देंगे। तो आपको 3 याद रखना है कि OPV, BCG, हेपेटाइटिस B एट द टाइम ऑफ बर्थ देंगे, बट पेंटावेलेंट वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात की जा रही है तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 डिसीज से प्रिवेंट करने की क्षमता होती है, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस। तो इसको आप DPT से याद कर सकते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B एंड हेपेटाइटिस B। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस एंड यहाँ पर हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B है जो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और हेपेटाइटिस B क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। तो ये भी आपको आ सकता है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो वायरल वैक्सीन का काम भी करेगा, तो वो है हेपेटाइटिस B। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन किससे, 5 डिसीज से हमें प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट इज फॉर डिप्थीरिया विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड। डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो किया जाएगा, ऑप्शन में विडाल टेस्ट, सिक टेस्ट, स्टूल टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो डिप्थीरिया को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया जाएगा वो होगा सिक टेस्ट। कौन सा, सिक टेस्ट, जो कि एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है। विडाल टेस्ट होगा टाइफाइड के लिए, स्टूल टेस्ट होगा जब कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो तब। नेक्स्ट इज कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन विच डिसीज। कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलेंगे, तो कॉप्लिक स्पॉट किस डिसीज में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन में चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला या फिर कोल्ड। तो कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेंगे किसमें, रूबेला में, मीजल्स में, जिसको रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, रूबियोला। कॉजेटिव एजेंट इसका है पैरामिक्सोवायरस, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 12 दिन। किसका, मीजल्स का। कॉप्लिक स्पॉट इसमें प्रोड्रोम स्टेज में देखने को मिलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड होगा 10 से 12 दिन का, और जो मैक्सिमम रेंज जो रैसेस की ऑनसेट रेंज होगी वो होगी 14 दिन तक।
तो यहाँ पर आपको इसका पॉजिटिव एजेंट पैरामिक्सोवायरस है, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा मीजल्स में, इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 12 दिन। नेक्स्ट इज विच आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो होता है माइक्रो, दूसरे होते हैं मैक्रो। यहाँ पर मैक्रो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। तो फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मैक्रो हैं और जो बचता है वो क्या है, विटामिन। तो मैक्रो में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आएंगे और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे यहाँ पर विटामिन एंड मिनरल्स आएंगे। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन एंड मिनरल्स, तो मिनरल्स भी फिर अलग अलग तरीके के हो जाएंगे और जो विटामिन हैं ए फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल होंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के आ जाएंगे। जो वाटर सॉल्युबल होंगे उसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन इंक्लूड हो जाएंगे। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बॉडी में हमारे फ्लूइड बैलेंस को, बोन्स हेल्थ के लिए है जो हेल्प करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इम्यून फंक्शनिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए और कुछ अदर फंक्शंस भी होंगे। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी हाउ मेनी डे इज कंसिडर्ड इन परपीरियम वीक। तो डिलीवरी के बाद कितना टाइम पीरियड है जो परपीरियम वीक के तौर पर कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन में 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक या फिर 5 वीक्स। तो आफ्टर डिलीवरी जो ड्यूरेशन रखा गया है जिसको हम परपीरियम वीक कहते हैं वो क्या है, 6 वीक का। एटलीस्ट 6 वीक में, परपीरियम वीक का मतलब है डिलीवरी होने के बाद से लेके जो 6 हफ्ते तक का टाइम होगा, 6 वीक का टाइम होगा। जो प्रेगनेंसी में जो हमारी बॉडी में चेंजेस आए हैं वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में कन्वर्ट होंगे आफ्टर डिलीवरी के बाद। तो परपीरियम वीक कितना टाइम होता है, 6 वीक का। इसमें आपकी बॉडी दोबारा से नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में होने की कोशिश करेगी। इसमें आपका इन्वोल्यूशन होगा और कुछ अदर फंक्शनिंग भी होंगी। नेक्स्ट इज रेबीज इज ऑल्सो नोन एज। रेबीज का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया, मीजल्स, रूबियोला या फिर प्लग। रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को क्या कहा जाता है, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना। नेक्स्ट इज मीजल्स वैक्सीन्स आर गिवन एट विच एज। तो मीजल्स वैक्सीन कितनी एज में दी जाती है। ऑप्शन में है 9 मंथ, 10 मंथ, 6 मंथ या फिर डी, नन ऑफ दी अबव। जो मीजल्स वैक्सीन के लिए एज कंसीडर की गई है वो कितनी है, 9 मंथ। और मीजल्स वैक्सीन देने के बाद एवरी 3 मंथ का गैप दिया जाता है। ओनली ऐसी वैक्सीन है मीजल्स वैक्सीन जो कि सबक्यूटेनियस रूट से दी जाएगी। और एक बार यदि मीजल्स वैक्सीन दी जाती है तो दूसरा डोज है जो कब दिया जाएगा, 3 मंथ के गैप के बाद। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है। तो ओरल रूट से दी जाने वाली 2 वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियो से प्रिवेंट करेगी और रोटा वायरस वैक्सीन जो कि डायरिया से बचाएगी। फिर आती है इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाने वाली वैक्सीन। तो इसमें IPV एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन एंड पेंटावैलेंट वैक्सीन रहेगी। सबक्यूटेनियस से मीजल्स और येलो फीवर दी जाएगी। इंट्राडर्मल से ओनली एक ही वैक्सीन दी जाती है, वो है BCG वैक्सीन जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाएगी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन इज। तो प्रेगनेंसी में कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए पावर हाउस का काम करेगा। ऑप्शन में कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट या फिर यूट्रस। तो प्रेगनेंसी में जो स्ट्रक्चर क्या करेगा, पावर हाउस का काम करेगा किसके लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है, प्लेसेंटा। अब बात करेंगे प्लेसेंटा की। तो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है प्लेसेंटा को लेके जिसमें आपके लिए प्लेसेंटा को लेके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओनली 10 मिनट लगेगा आपके लिए, जिससे आपके प्लेसेंटा को लेके 10-15 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पावर हाउस का, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए पावर हाउस का काम कौन करेगा प्रेगनेंसी में, प्लेसेंटा। वेट ऑफ प्लेसेंटा आता है यदि 1/6 ऑफ द बेबी वेट। बेबी के वेट का कितना होता है, 1/6 होता है। बेबी का वेट यदि 3000 ग्राम है तो प्लेसेंटा का वेट कितना होगा, 500 ग्राम। यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया है। वेट ऑफ द प्लेसेंटा 1/6 ऑफ द बेबी वेट एंड द बेबी, इफ द बेबी वेट इज 3000 ग्राम दैट मीन्स 3 kg, then placenta weight is 1/6 into 3000 that means 500 ग्राम। तो 1/6 ऑफ द बेबी वेट और 500 ग्राम कितना होता है, प्लेसेंटा का वेट होगा। आफ्टर 30 मिनट ऑफ डिलीवरी प्लेसेंटा विल बी एक्सपेल्ड आउट। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक डिलीवरी हो गई है, उसके 30 मिनट तक भी बाहर नहीं आया है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा नहीं हुआ है, तभी सिचुएशन कहलाती है रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहलाएगी, रिटेन्ड प्लेसेंटा।
अब प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर। फीटो मैटरनल ऑर्गन है जो कि एक टेम्पररी ऑर्गन है, डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है तो इसके लिए इसको टेम्पररी ऑर्गन के तौर पर माना जाता है। इसके फंक्शन होते हैं बेबी को प्रोटेक्शन देना, न्यूट्रिशन देना, रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराना, जो बेबी के एक्सक्रीटरी आइटम है उनको बाहर निकालना और हार्मोन का प्रोडक्शन करना। अब बात करते हैं हम जो फीटो मैटरनल ऑर्गन प्लेसेंटा है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है फीटल पार्ट, दूसरा होता है मैटरनल पार्ट। तो फीटल पार्ट क्या डेवलप करता है, कोरियोनिक सैक, और जो मैटरनल पार्ट होगा ये होगा एंडोमेट्रियम, जो कि डेसिडुआ बेसिलस से मिलके बनेगा। फंक्शनल लेयर क्या है यहाँ पर, डेसिडुआ बेसिलस, और फीटल पार्ट में क्या होगी, कोरियोनिक सैक, जो कि कोरियन फ्रंडोसम से बनेगा। अपीयरेंस मतलब कि प्लेसेंटा दिखेगा कैसा, तो फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा होगा रेडिश इन कलर में आफ्टर बर्थ, थिक एट सेंटर एंड थिन एट एज। सेंटर पार्ट में मोटा होगा, थिक होगा, बट जो एज है चारों तरफ वो यहाँ पर थिन होगा। इसमें जो अम्लाइकल कॉर्ड कंटेन रहेंगी, कनेक्ट रहेंगी फीटस टू प्लेसेंटा में, तो 20 इंच और 50 to 55 सेंटीमीटर लेंथ होगी, जो कि 3/4 इन डायमीटर होगा। टू सरफेस होती है, मैटरनल एंड फीटल सरफेस। तो जो फीटल सरफेस होती है हमेशा स्मूथ ही शाइनी रहेगी, यहाँ से अम्लाइकल कॉर्ड अटैच रहेंगी नियर पास से या फिर सेंटर से। मैटरनल सरफेस क्या होगी, डल रेड कलर की होगी और जो 15 से 20 कोटलीडॉन से मिलके बनेगी। तो यहाँ पर प्लेसेंटा को लेके बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में आती है, वे फंक्शन भी आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो है जो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।